नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। समान नागरिक संहिता को लेकर सरकारी मोर्चे पर अचानक तेजी दिखने लगी है। केंद्र सरकार ने पहली बार इस पर कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ मंत्रियों की एक अनौपचारिक समिति बना दी है, जो इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। कोशिश समान नागरिक संहिता पर आशंकाओं को दूर करने की भी है। मंत्रियों की एक बैठक हो भी चुकी है और आने वाले वक्त में सलाह मशविरा चलता रहेगा। इस बीच एक मंत्री समान नागरिक संहिता की कांवड़ निकालने की तैयारी में है। इरादा है 4 करोड़ कांवड़ियों में समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी देना। ऐसा पहली बार होगा जब कोई केंद्रीय मंत्री 4 दिनों तक सारे तामझाम छोड़कर सड़क पर रहकर कांवड़ यात्रा में शामिल होगा। ये मंत्री हैं संजीव बालियान। मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की है, आइए सुन लेते हैं। पीएम मोदी ने जब से समान नागरिक संहिता पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है, उसके बाद से इस मुद्दे को लेकर चर्चा जोरों से गर्म है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान साहब हैं, जो कि जल्दी ही हरिद्वार से अपने चुनाव क्षेत्र तक कांवड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं और इसमें प्रमुख मुद्दा समान नागरिक संहिता का ही होगा। संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं। ये सोच आपने कहां से आई कि कांवड़ भी निकालना है? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, किसी केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार से अपने घर तक कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकाली। और दूसरा, समान नागरिक संहिता मुद्दे को लेकर आप निकाल रहे हैं। देखिए, पिछले वर्ष का आंकड़ा है 4 करोड़ लोगों का जो कांवड़ लेकर आए, और वो 4 करोड़ इसी रूट से आते हैं। द्वार से चलेंगे गोमुख से और मुजफ्फरनगर से हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। तो करीब 4 करोड़ लोगों से में से काफी लोगों से इंटरेक्शन होगा। और आपने बताया कि मुद्दा आजकल समान आचार संहिता है और ये उत्तराखंड सरकार इसको सबसे पहले लागू करना जा रही है। तो शुरुआत भी हरिद्वार से, उत्तराखंड से होगी, तो सब लोग इसके बारे में जानेंगे भी रास्ते में और बहुत से लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। तो मैंने सोचा दोनों बातों को क्लब कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता और कांवड़ दोनों को आपने मिला दिया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है और उत्तराखंड जहाँ पर हरिद्वार आता है वहीं पर कमेटी सबसे पहले बनाई गई और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मैंने इंटरव्यू किया था, पुष्कर सिंह धामी जी से। तो उनका ये कहना था कि उनकी ये इच्छा है कि सबसे पहला राज्य देश में उत्तराखंड बने। तो इस मौके पर क्या आपकी भी उनसे कोई बातचीत हुई कि आप उन्हें बुलाएं, वो भी आपके साथ रहें? मैंने निवेदन किया है कि चूंकि जो उनकी इच्छा है वो मेरी भी इच्छा है कि उत्तराखंड जल्दी से इसे लागू करे। तो 11 तारीख को मैंने उनको भी आमंत्रित किया है कि जिस समय कांवड़ की यात्रा की शुरुआत हो तो उसको शुरुआत में ही धामी जी भी साथ रहें तो बेहतर रहेगा। देखिए, अगर उन्हें समय मिला तो शायद वो आएंगे। तो निवेदन तो मैंने किया है, क्योंकि उन्हीं का जो काम उनका है उसी को मैं भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन जो आप ये काम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी, उससे पहले जनसंघ, उसके जो 3 बुनियादी मुद्दे थे उनमें से एक समान नागरिक संहिता था। बाकी जो 2 काम है वो तो पूरे हो ही गए हैं। ये एक मुद्दा जिसको लेकर के बार बार आपसे सवाल पूछा भी जाता है। लेकिन हम जब से ये बात चली है देख रहे हैं कि विरोध भी हो रहा है, चाहे वो आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा हो या फिर अकाली दल की ओर से विरोध किया जा रहा है। तो इस विरोध का समाधान कैसे निकाला जाएगा? देखिए, अगर आदिवासियों को कोई समस्या है तो उससे पहले उनसे बातचीत निश्चित रूप से होगी। जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी कोई उन्हें से बात है, उन्हें समझाने का प्रयास निश्चित रूप से सरकार करेगी अगर लेकर आती है। और बात दूसरे विपक्षी दलों की, तो जो भी हम अच्छा काम करेंगे तो उन्हें तो जनता ने विरोध के लिए रखा है। जब सरकारों में तो ये लोग आएंगे नहीं, ना आए पिछले काफी साल हो गए, तो उनका काम विरोध करना, उन पर ज्यादा, मेरे विचार से उस बात पर ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। अगर आदिवासी या किसी का कोई मुद्दा है तो क्योंकि आप विपक्षी दलों की बात करें, कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है चुनाव से पहले और इसीलिए अब पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता की बात की है। देखिए, पता नहीं क्यों उनके हर चीज में ऐसी बातें आती है। वे समान नागरिक आचार संहिता जो भी है वो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए एक है ना। तो उसमें उन्हें ध्रुवीकरण कहाँ से दिखाई देगा? अगर होगा तो कुछ ऐसे कानून होंगे जो हिंदू लॉ में है वो चेंज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मुसलमान में है, तो सबके चेंज होंगे, एक बनेगा, तो उसमें क्या समस्या है? और जो आपने कांवड़ का मुद्दा उठाया, कांवड़ को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जाती है कि इसके कारण जो है सरकार, जब से योगी सरकार है, ये ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है। इसका भी कुछ लोग विरोध करते हैं। अगर 4 करोड़ लोग जहाँ से गुजरे हैं जिसमें शामिल हो और 4 करोड़ लोगों की भावनाएं हो, तो उसका तो सरकार को उसमें करना ही चाहिए। हम मुस्लिम जब था पहली सरकार अखिलेश, और मुस्लिम अपीसमेंट के लिए इस पर सख्ताई करती थी, लेकिन अब तो चूंकि योगी जी की सरकार है तो महत्व बढ़ा है। उधर से धामी जी की सरकार है। दोनों सरकारों ने जो सुविधाएं देनी चाहिए आम नागरिक को देने का प्रयास करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बालियान साहब। तो संजीव बालियान हमारे साथ थे, कह रहे हैं कि 11 तारीख को वो हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलेंगे और कांवड़ का मुख्य जो मुद्दा उनका होगा वो समान नागरिक संहिता को लेकर के जागरूकता फैलाना भी होगा
और इसके साथ ये भी बता दें कि पहले केंद्रीय मंत्री होने जा रहे हैं संजीव बालियान, जो कि कांवड़ यात्रा में इस बार हिस्सा लेंगे। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर पहली गंभीर पहल की है। आपको बता दें कि 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया था। अब सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ मंत्रियों की एक अनौपचारिक समिति बनाई गई है। यह अनौपचारिक है, इसको औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। इस समिति में केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू, जी किशन रेड्डी, साथ ही स्मृति ईरानी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ राज्य मंत्रियों को भी इस कवायद में शामिल किया गया है। मंगलवार को इनमें से कुछ मंत्रियों की इस बारे में पहली बैठक भी हुई थी। ये मंत्री इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक मंत्री समान नागरिक संहिता से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जिस तरह से आदिवासियों का मुद्दा है, उस पर किरेन रिजिजू जो है वो इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। जहां तक महिला अधिकारों का प्रश्न है, इस पर कहा गया कि स्मृति ईरानी विचार विमर्श करेंगी। पूर्वोत्तर के मामलों पर जी किशन रेड्डी को बात करने के लिए कहा गया है और जहां तक समान नागरिक संहिता के कानूनी पहलू हैं, उन्हें लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी सलाह मशविरे की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो इस तरह से ये तैयारी है और ये कहा गया है कि ये जो है समूह बनाया गया है, यह अनौपचारिक है। इसमें मंत्रियों को बाद में जोड़ा भी जा सकता है और कुछ दूसरे लोगों को इससे हटाया भी जा सकता है। और यह भी कहा गया कि ये जो कवायद पूरी है, इसका मकसद यही है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ये पहली गंभीर पहल सरकार की ओर से की जा रही है समान नागरिक संहिता को। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। आपको बताएं कि कल रात जब हमने हॉट टॉपिक किया था तो आपको बताया था कि बीजेपी पंजाब में अकाली दल और आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन नहीं करेगी और इन राज्यों में एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ेगी। आज अकाली दल की बैठक हुई थी, जिसके बाद यह बताया गया कि बीजेपी से गठबंधन पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इसी तरह पंजाब बीजेपी के प्रभारी हैं विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी पंजाब में अकेले ही सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अकेले ही लड़ेंगे, अकेले ही आगे बढ़ेंगे। ये बात विजय रूपाणी की ओर से स्पष्ट कर दी है। तो आइए सुनते हैं कि आज की जो पूरा घटनाक्रम हुआ है गठबंधन को लेकर, इस पर विजय रूपाणी और सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और पंजाब में भी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वो उन पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसीलिए मीटिंग। आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि वो ही एनसीपी के अध्यक्ष हैं। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया, उन्हें छोड़कर सभी लोग इतने कम समय में इस बैठक में आए। एनसीपी के मुताबिक शरद पवार की बैठक में 27 राज्यों की एनसीपी यूनिट से नेता पहुंचे थे और पार्टी की सभी इकाइयों ने शरद पवार के साथ रहने की बात कही है। बैठक में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और 9 विधायकों को पार्टी से निकालने का फैसला भी किया गया। और अच्छी स्थिति में रहना, ये मानसिकता किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। इस बीच अजीत पवार खेमे ने शरद पवार के यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा कि शरद पवार की बुलाई गई जो बैठक है वो अमान्य है, इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि ये पूरा मामला इस समय चुनाव आयोग के सामने विचाराधीन है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आज की इस बैठक में फैसले किए गए उन्हें नहीं माना जाएगा, वो फैसले मान्य नहीं होंगे।